आप देख रहे हैं आवाम की आवाज़ और मैं हूं महविश सिद्दीक। गुज़िश्ता 5 सालों के अगर मुल्क के हालात पर गौर किया जाए तो हमें दिखेगा कि बहुत ज़्यादा अबतर सूरत हाल थी शहर की। इवन अगर हम कराची शहर के क्राइम रेट की बात करें तो पिछले 5 सालों से अगर आज के टाइम का कंपैरिजन किया जाए तो बहुत बेहतर हालात हैं, और ये सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से हुआ है क्योंकि ये हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ की बहुत ज़्यादा कार्रवाइयाँ हुई। पहले हम देखते थे कि आए दिन भत्ताखोरी की वारदातें होती थी, हमारी ताजिर बरादरी आए दिन एहतजाज कर रहे होते थे, जगह जगह टारगेट किलिंग हो रही होती थी, अगवा बराए तावान की वारदातें होती थी, मोबाइल स्नैचिंग होती थी, लेकिन अभी भी हैं, लेकिन थोड़ा क्राइम रेट है। तो आज हम कुछ मुल्जिमान से आपकी बातचीत कराएंगे और देखेंगे कि ये जो नौजवान नस्ल है ये किन किन तरीकों से जराइम की वारदातों में इन्वॉल्व हो गई और अब उनका क्या फ्यूचर है। आइए हमारे साथ। ये मुल्जिम अपनी जरूरियात पूरी करने के लिए ये अमल अपनाते हैं, ऐसे वैसे या फिर जैसे। मोबाइल स्नैचिंग की वारदातें कराची में सबसे ज्यादा होती हैं। इसके बाद महदूद अंदाजे के मुताबिक मोटरसाइकिल की चोरी का अमल दूसरे नंबर पर सरे फहरिस्त है। आज की नई नस्ल इन वारदातों में अपने आप को धकेल कर खुशी महसूस करते हैं, अपने मुस्तकबिल और बड़ों की इज्जत को दांव पर लगा देते हैं, और कई नौजवान मुजरिम तो इन वारदातों को अपनाकर माशरे में अपने स्टेटस को तब्दील करते रहते हैं, जो कि सरासर गलत तरीका है। और यही नौजवान आगे चल के नशे की लत को गले लगा लेते हैं और उसके बाद घिनौनी हरकत जिनमें रेप, अपनों का कत्ल और खुदकुश हमलों तक को भी करते हुए नहीं झिझकते। मोटरसाइकिल छीनने के जुर्म में ज्यादातर निचले या मुतवस्सित तबके से ताल्लुक रखने वाले लोग शामिल होते हैं, और कराची के मुख्तलिफ इलाके, न्यू कराची, सदर, सिरजानी टाउन और गुलशन इकबाल वो इलाके हैं जहां ज्यादातर वारदातें रोनुमा होती हैं। नौजवान मोटरसाइकिलें छीनने की वारदातों को अपनी जरूरत का महवर समझते हैं। गलत सोहबत में मुजरिम नौजवान छोटे छोटे जराइम से शुरुआत करते हैं और फिर इस अमल को कानून से बालातर समझते हैं, जो कि इन नौजवानों की खाम ख्याली है। जी साहब। अच्छा, तुम्हारी क्या उम्र है? 15 साल है सब। तुम भी 15 साल की हो? जी। तुम भी मोटरसाइकिल थी? जी 15 साल। 15 साल की? जी। मोटरसाइकिल छीनते हो तो क्या करते हो? उसका कुछ नहीं करते साहब, सब हम छोड़ देते हैं, सिर्फ छोड़ देते हैं दूसरी जगह पे जहाँ हमारे को जाना होता वहाँ छोड़ देते हैं। इस मुल्जिम ने बताया कि वो मोटरसाइकिल के पार्ट्स अलग करके उन्हें 15 से 20 हजार रुपए में फरोख्त कर देता है। मोटरसाइकिल वो नूरानी ले जाते हैं, वहाँ बेच देते हैं। किसको बेचते हैं? वो खोल के लड़का है वो बेच देता है। कौन लड़का? माँ का वो बन हुआ हुआ दूसरे थाने में। कहाँ गए हो? कराची गए हो? जी यहीं कहाँ का गए? यहीं का। अच्छा, तो आप दोबारा से मुझे बताओ, मोटरसाइकिल जब आप छीनते हो जी उसके बाद से क्या होता है? खोल के बेच देते हैं खोल के बेच देते हैं? जी। कहाँ खोल के बेचते हैं? नूरानी में। नूरानी जो मज़ार है? जी बस में। बस में जाते हैं? जी और बाइक किस में लेके जाते हैं? बस में खोल के। जी छीनते जैसे ही नकली पिस्तौल दिखा दे। नकली पिस्तौल निकालते। तुम्हारी उम्र कितनी है? 15 साल। तुम 15 साल की हो, तुम मोटरसाइकिलें छीनते हो? जी कौन कौन से इलाके से छीनते हो? जहाँ से भी मिल जाए? जहाँ से भी मिल जाए साहब। रहते तो 5B3 5B3 में पढ़े हुए घर वाले हैं? जी क्या करते हैं? जैकेटों का काम। जैकेटों का काम करते हैं। घर में छोटे हो बड़े हो? बड़ा अच्छा, कितनी बाइकें लेके गए हो? 3-4 लेके गए। पैसे कितने मिलते हैं? हिस्सा होता है साहब। ये जो बाइक खड़ी हुई है, इस बाइक को तुम ले जाके बेचते तो कितने पैसे मिलते हैं? ये खोल के बेचते हैं 15,000 20,000। 15-20 हज़ार की बिक जाएगी वो? जी सब खोलने के बाद उसके बाद फिर हिस्सा क्या आता है आप लोगों ने? 1,000 2-2 3-3 हज़ार ऐसे हिस्सा लेते हैं हम लोग। अच्छा, ये कितनी बाइकें लेके जाते हैं? 4-5। तो तुम्हारे पास जो नकली पिस्तौल थी, जी तुम्हें डर नहीं लगता था कि पकड़े गए तो क्या होगा? हैं? कैसे छीनते थे लोग? पिस्तौल रख के। कितने लोग होते? जी कितने लोग होते थे? 8-9 थे हम।
सारे एक साथ छीन लिए? जी। ये जो बाकी ये जो 3 खड़े हुए हैं 15-15 साल वाले, ये भी तुम्हारे साथ? ये भी साथ होते हैं। CPLC के मुताबिक साल 2015 की मोटरसाइकिल की चोरी और छीनने की वारदातें कुछ इस तरह हैं। जनवरी से लेकर मार्च तक मोटरसाइकिल की चोरी तकरीबन 3,976 मोटरसाइकिलें चोरी हुई और जबकि मोटरसाइकिल छीनने की वारदातें जनवरी से लेकर मार्च तक में तकरीबन 727 रही। सन 2014 में कराची में मोटरसाइकिल चोरी की वारदातों की तादाद तकरीबन 18,192 थी, जबकि इस साल मोटरसाइकिल छीनने की वारदातें तकरीबन 4,482 थी। मोटरसाइकिल चलाने वालों के लिए बाइक ही आने जाने का वाहिद जरिया होता है। न जाने ये लोग किस तरह मोटरसाइकिलें खरीदते हैं। कोई BC डालकर खरीदता है तो कोई अपने पेट पर पत्थर बांधकर पैसे जमा करके मोटरसाइकिल खरीदता है, लेकिन मोटरसाइकिल छीनने वाले इनकी सारी उम्मीदों पर पानी फेर देते हैं और उन्हें मजीद मुश्किलात में डाल देते हैं। हमने तफ्तीशी अफसर से इन लड़कों के बारे में पूछा। सर आप ये बताएं कि इन्होंने जो ये कार्रवाइयाँ की हैं तो ये कब से कर रहे थे और कब से आपके पास इत्तलात थी? ये काफ़ी अर्से से कर रहे थे, तो इतला आज हमारे को इतला कि ये जो है फोर जगह स्टाफ पे लड़के जो घूम रहे हैं डकैती की नीयत से मुखबर खास की इतला थी। फिर हम लोग गए, कार्रवाई की, इंचार्ज साहब के हुक्म से वहाँ पहुँचे, फिर इनको पकड़ के ले आए इसको। अच्छा, तो अभी मुकदमा टाइम और कर दिए। अच्छा, ये कितने हैं? ये 6 बंदे ये हैं और इनके और भी इंट्रोगेशन चल रही है, कर रहे हैं हम, और को पकड़ेंगे हम। अच्छा, इन्होंने बताया कि इनके गैंग में कितने लोग हैं कितने नहीं हैं? अभी तक तो इन्होंने तफ्तीश कर रहे हैं, हम पूछताछ कर रहे हैं। जैसे जैसे ये बताएंगे तो हम रेड करेंगे, पकड़ेंगे उनको, किसी को नहीं छोड़ेंगे। गैंग लीडर कौन है? दाऊदी मोइस, वो कहाँ पर है? वो भी थाने में। कौन से थाने में? ये नहीं पता साहब। कब पकड़ा गया? हफ्ता वाले दिन। हफ्ते का दिन? उसके बाद तुम पकड़े गए? जी। तो कैसे पकड़े गए? कल रात में पकड़े गए रात में? जी। कौन खरीदता है? ये उसके दोस्त यार हैं वहाँ पर। अच्छा, वो ये क्या करते हैं? वो वहाँ पर वो चलाते हैं, अपनी गाड़ी बनाते हैं, किसी की गाड़ी बना देते हैं दोस्त की। से उनकी वहाँ पर मैकेनिक की दुकान भी है। कभी कभी किसी ने जो है मजम्मत की जी। तो क्या करें? भाग जाते थे साहब, कौन बात कर रहा है? सारे भाग जाते थे। ये सारे लोग भाग जाते थे? जी। और कभी ऐसा हुआ कि तुम्हें किसी ने पकड़ लिया हो या फिर इन लोगों ने छुड़ाया हो तुम्हें? जी, इन्होंने छुड़ाने की कोशिश करते थे, छोड़ जाते थे। तुम अब सोचती हो तो यार ये तुम क्या काम कर रहे हो? छोटे से किसी की मेहनत की कमाई है, जी। हैं? बताओ। हाँ, अफसोस तो होता था। किसी डाल के किसी ने बाइक खरीदी है, किसी ने कुछ लिया है, अपनी उम्रें देखो तुम। वो कौन से अवामिल हैं जिनकी वजह से ये बिगड़े नौजवान मुजरिमाना वारदातों में मुलव्वस पाए जाते हैं? एक तो बड़ी वजह हमारे माशरे में गुर्बत है, जिससे इन बिगड़े हुए बच्चों को एक बहाना मिलता है। घर में कमाने वाले कम और खाने वाले बहुत। मुल्जिमों से पूछा गया कि इन पार्ट्स को बेचकर पैसों का क्या करते हो, तो जवाब ये आया। 6 बहन भाई हैं, 2। जी, सब में बड़ा। तुम सबसे बड़े हो? जी। तो बाकी छोटे कितने? छोटे छोटे थे 6-5 बहन भाई छोटे। तुम्हारे बारे क्या करते? वो पौधों का मालिक। काम करने वाला कोई है, करने कमाने वाला? जी, वाली साहब हैं, माजूर हैं। पैसे कमाते बेचते, चोरियाँ करते, मिठाइयाँ बेचते, तो कितने इसका क्या करते थे? ये हम लोग खुद ही बैठ के खा जाते थे, मीट बांट के। कभी बिरयानी खा ली, कभी कुछ खा लिया, कभी कुछ खा लिया। नहीं 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 नहीं। इतने पैसों का ये होता था, हिस्सा बाटी करके होटल में जाते थे, खाना वाना खा लेते थे, जो बचते थे वो ख़त्म। अच्छा, ये तुम्हारे गैंग में तुम्हारे और कितने सारे लोग? ये 6 लोग हो? भाई यही हम लोग तो जो हैं आपके सामने ही हैं। हाँ, एक तो बंद हो चुका है, 7 थे हम लोग। कितनी दफ़ा पकड़े? उसकी दूसरी दफ़ा 2 दफ़ा हो गया वो। क्या कभी इन्होंने ये सोचा कि इनकी इस हरकत की वजह से मोटरसाइकिल के मालिकान का कितना बड़ा नुकसान हो जाता है? हासिल की हुई रकम से बिरयानी वगैरह खाने या चंद हजार रुपए आपस में तकसीम करके तफरीक करने का असर मालिकान की जिंदगी पर क्या पड़ता है? तो वो पहली दफ़ा पकड़े? जी, पहली दफ़ा हम पकड़े हैं। पहली दफ़ा? तुम सारे पहली दफ़ा पकड़े? पहली दफ़ा। ये भी हकीकत है कि नौजवान नस्ल कानून की पासदारी नहीं करते और नतीजतन जुर्म के दलदल में मजीद फंसते चले जाते हैं।
और सबसे बढ़कर ये कि उनके अपने ही इस नौजवान नस्ल को अपनी लाइल्मी की वजह से मुजरिमाना अमल में धकेल देते हैं। पापोश में मैंने पापोश वालों ने हिजरी में बंद किया था सर। कितना पैसा रहा? वहाँ 24 दिन गुजारे थे जेल में। ये है नए में, ये बहुत चैंपियन आदमी लगते हैं। आपके सामने एक शातिर बहरूपिया भेष बदल बदल कर करता है वारदातें। कभी मौलवी के भेष में, कभी अनोखे अंदाज की टोपी पहनकर और कभी जैकेट को उलट पुलट कर धोखा देता रहा अवाम को और अब बच रहा है अवाम की नजरों से। आजकल डकैती की वारदातों में होशरुबा इजाफा हो रहा है। इवन बड़े बड़े बैंक्स को एक सिंगल बंदा जाता है, हाथ में एक गन होती है और लूट के लिए आता है। पुलिस की अच्छी कार्रवाई हुई कि एक डकैत पकड़ा गया है, लॉकअप में भी मौजूद है। मुबारक किसका नाम है, इससे पूछते हैं किस तरीके से वारदातें करता था। अच्छा मुझे बताओ, ये जो तुम्हारे पास जैकेट वगैरह है और क्या नाम है, ये जो टोपी है तुम्हारी नकाब वाली, ये मैडम अल्लाह की कसम ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, ये मुझे मिली है पहले दिन ही। मैंने ये सर पे पहनी है, मेरे रोड से बस मिल गई थी, पसंद आ गई थी। मैंने बोला ये सर्दियों में बस काम आएगी, मगर गलती हो। अच्छा ये जो गन मिली है ये किसकी गन है? मैं तो मैडम गांव से लेके आया था। गांव से किससे ली थी? गांव से तो मैडम दर्रे से बनवाई थी। दर्रे से बनवाई थी? तुम्हारा गांव कहाँ है? मानसेरा मैडम। मानसेरा से यहाँ कब आए? बहुत अरसा हो गया मैडम, शादी में आया था। अच्छा यहाँ क्यों आए? यहाँ मैडम रिहायशी है, दुकान है, घर है। अच्छा मुझे ये बताओ, तुम जहाज पे जा रहे थे? नहीं मैडम, मजदूरी के लिए जा रहे थे। कहाँ जा रहे थे? हम लोग चमन जा रहे थे, बॉर्डर वहीं पे पकड़ा गए थे। वहीं पे कितने साल पहले? कम से कम मैडम ये 7-8 साल पुरानी बात है। चमन बॉर्डर पे तुम पकड़े गए? जी। किसने पकड़ा था? ये अफगान फौजियों ने पकड़ के फिर पाकिस्तानियों के हवाले किया, फिर वहाँ अदालत में ले गए, वहाँ हमारे पे जुर्माना लगा के फिर हमें छोड़ दिया था। कितने टाइम तक तुम जेल में रहे? वहाँ हम लोगों ने 1 साल 3 दिन काटे थे। तो यहाँ से वहाँ क्यों मजदूरी करने जा रहे थे इतने सालों में? वो बोले, वैसी हालत खराब है अफगानिस्तान में। उसने बोला कि 1000 रुपये फी मजदूर को मिलते हैं, तो ये वो फलाना। तो अभी जो तुम्हारा ये हाल हुआ है, ये डकैतियाँ करते हुए पकड़े गए? मैडम अभी तो मैं डकैती करते हुए तो नहीं पकड़ा गया हूँ ना मैडम। फिर ये गन का तुम क्या कर रहे थे? ये जेब में थी, बस ये जा रहा था उसी को देने के। नहीं कोई गन लेता ना खामखी के लिए, जब तुम्हारे पास गन थी इसका मतलब तुम इस्तेमाल भी करते होगे। मैडम मैं इनको बोला, मैं कलमा खा के बोलता हूँ, मैंने एक मोबाइल लिए। पकड़े कैसे गए हो? अभी मेरी बाइक में पेट्रोल ख़त्म हो गया था, मैं लेटा रहा था उसको। अच्छा तो पुलिस आ गई? जी पुलिस आ गई। बस पुलिस ने तुम्हारी चेकिंग की? हाँ चेकिंग की, बस पिस्टल निकल गई। अच्छा उसके बाद तुम्हें याद आ गया? जी। अच्छा तो ये जो कराची के लॉकअप में हैदरी में तुम हुए थे वो क्यों हुए थे? वो भी इसी 2 सामान थे 2 लड़कों के। फायरिंग? हाँ वो सामान मेरे पास थे उनके, तुम्हारे पास क्यों थे? वो रखे थे उन लोगों ने मेरे पास। फिर जब तुम्हारी दोस्ती थी क्रिमिनल लोगों से, क्योंकि तुम खुद भी मुजरिम थे ना? नहीं क्रिमिनल तो नहीं थे, सब कारोबारी लड़के थे मैडम। कारोबारी लड़के फायरिंग ये करते हैं? शादियों में करते हैं मैडम। तो शादियों में करते हैं तो तुम तो वैसे ही कह रहे हो मैं फायरिंग के उसमें पकड़ा गया हूँ। नहीं अभी तो मैं फायरिंग पे तो नहीं पकड़ा गया। लेकिन पहले तो की थी ना। तो ये असलहा जो होता है इलीगल होता है, तो वो रखना भी एक जुर्म होता है, तुम्हें पता है? बस ये गलती हो गई मैडम। बस पहले भी असलहे के चक्कर में पकड़े गए, अब भी असलहे के चक्कर में पकड़े गए। तो असलहा जब रखा हुआ है तो उसकी वजह ये होती है ना कि आप कुछ ना कुछ गलत कर रहे हो। जब एक दफ़ा एक बंदा गलत असलहे के साथ पकड़ा जाता है और वो गलती करता है तो वो दोबारा से नहीं रखता, लेकिन तुमने दोबारा रखा। मगर मैडम मैं गलत नहीं था, मैंने गलत के लिए नहीं रखा था मैडम। फिर क्या अच्छा ही क्या किया? अच्छा काम बताओ, असलहे से क्या किया? अच्छा काम कुछ भी नहीं, अपनी अच्छी खासा बस गाड़ी चला रहा था। ये महीना मेरा काम ठंडा हुआ था बस। तुम वो काम क्या करते हो, मजदूरी क्या करते हो? दूध की दुकान पे भी काम करता था और डीजल की गाड़ी भी चलाता था। और फिर भी गन रखते? ये बस बुराई आनी थी, बस किसी को देने जा रहा था सर मैडम। ठीक है।
अच्छा, ये अभी आपने इसकी बातें सुनी, बड़ा कंफ्यूज करते हैं ये जो आदि मुजरम होते हैं, क्योंकि इसका आपने पहले भी सुना कि ये बॉर्डर क्रॉस करके चमन से अफ़गानिस्तान जा रहा था इल्लीगली, तब ये पकड़ा गया। उसके बाद दोबारा ये हैदरी के थाने में कैद हुआ, क्योंकि इसके ऊपर फिर फायरिंग की एक एलिगेशन लगाई गई, फिर ये जेल में रह के आया, फिर आज़ाद हुआ, फिर दोबारा इसने इल्लीगल वेपन अपने पास रखा और फिर दोबारा ये गिरफ्तार हो गया। लेकिन अभी ये एडमिट नहीं कर रहा कि इसने और कौन कौन से गुनाह किए, क्योंकि अभी इसको जाए वारदात से पकड़ा नहीं। तो अभी मज़ीद तफसीलात जो हैं वो हम SHO साहब से लेंगे और इसको भी सामने करेंगे, ताकि जो प्रेशर होता है ना पुलिस का, उसके सामने अलग इनके बयानात होते हैं और अलग इनसे लॉकअप में बात करो तो इनके अलग बयानात सामने आते हैं। आइए। पुलिस स्टेशन ख्वाजा अजमेर नगरी के ड्यूटी ऑफिसर ने हमारी मौजूदगी में मुलजिमों से तफ्तीश शुरू की और मजीद मालूमात हासिल करने की भी कोशिश की। बफर जोन में और उसके साथ वाले एरियो में काफ़ी आ रही थी कि एक गाड़ी वाला है जो यहाँ पर वारदातें कर रहा है, ठीक है ना। तो उस पर हमने ये अपनी डिकॉय मुख्तलिफ जगह पे लगाए हुए थे, पूरे एरिया में लगाए थे हमने डिकॉय के। टाइमिंग सुबह भी हम लगा रहे थे और हम रात को भी लगा रहे थे। तो बरामदगी इसके पास से क्या क्या हुआ? बरामदगी से फ़ोन हुए, 2-3 मोबाइल में, लेकिन ये पिस्टल हुई है, इसका बाइक है, बाइक निकला है और इसकी जो चीज़ें जो चोरी की थी ये भी इलीगल है, ये सब कुछ ये इलीगल है। और बाइक का भी चेसिस मिटाया हुआ है इसने, उसके नंबर उसको दैट मींस कि वो भी चोरी की होगी इसने कभी। हो सकता है वो भी चोरी। और जो 2 मोबाइल फोन्स हैं वो आप लोगों ने चेक किए? वो भी हमने इन्वेस्टिगेशन में दिए हैं। तो अभी तक इसके कोई पीछे आया है? क्या वैसे भाई आया है इसके और रिश्तेदार भी आए हैं। अच्छा, हाँ, यानी इसकी बाकायदा फैमिली है, हाँ बच्चे फैमिली है। नहीं, बच्चे का मैरिड का पता नहीं है, मैरिड है ना। हाँ बच्चे हैं, यानी बाकायदा फैमिली है। अच्छा, ये किस तरीके से इसने खुद बताया चमन बॉर्डर पे किस तरह? देखें, ये इन्फॉर्मेशन लोगों ने दी है कि ये बंदा अफगानिस्तान तक गया फाइट के लिए, तो रास्ते में पकड़ा गया था ये, ठीक है। और ये इसको ये यहाँ पर 3 थानों में बंद हुआ था। हम क्योंकि इसकी दाढ़ी देख के हम इसको मार नहीं रहे थे, हम इसको पैंटी नहीं लगा रहे थे, यार बारिश आदमी है, इसको अच्छा नहीं लग रहा था हमें मारते। लेकिन वो फिर जब हमें इन्फॉर्मेशन मिली है तो फिर हमने इसके ऊपर काम शुरू किया इसके ऊपर। और लेकिन ये आपको ऐसा ये है कि चलता फिरता ना, ये नेकवेट नहीं है जो इंग्लिश टिकेट है, वो चीज़ें चेंज कर लेना, चलते चलते जैकेट चेंज कर लेना, टोपी चेंज कर लेना, आप पहचान ही नहीं सकोगे ये वारदात था। अच्छा ये बता, तू यहाँ से जात के लिए जा रहा था अफगानिस्तान, किसने पकड़ा था तेरे को? सर ये तो हमने रास्ते में जा रहे थे, मजदूरी पे पकड़े गए थे चमन बॉर्डर पे। फिर ये मुशर्रफ ने हवाले किए, बोला अफगानियों को उधर करो, हमारे बंदे इधर करो। फिर पापोश में कितना सर बंद रहा? पापोश में मेरे पापोश वालों ने हैदरी में बंद किया था सर। कितना अर्सा? वहाँ 24 दिन गुजारे थे जेल में। और बाहर आ गया? जी। ये जो तूने पिस्टल दी हुई है जी, ये इलीगल है? जी, इलीगल पिस्टल है जी। अच्छा, ये इससे क्या करता तू? दुश्मनी तेरी? सर दुश्मनी तो नहीं थी, ये पुलिस वाला दोस्त था, उससे बोला मेरे को सर कि हमारे साहब ने बोला। अच्छा, इसकी टोपी पहना जो उसकी भी टोपी है। सर ये टोपी मैंने बिल्कुल सीधी पहनी हुई थी। बेटा तो सीधी पहनी, उल्टी तेरा सारा जो है ना, ये बकवास सारी चीज़ सामने रहेगी। ये इसका है काम, ठीक है। इसके नीचे पहनता ही है वो मुसलमानी टोपी नहीं। सर ये कसम से पहली दिन पहनी थी। हाँ, मैं जानता तेरा पहली दिन अंग्रेज का, तू तो कोई जर्मन वो डाकू लगता है मेरे को, जिसको सब चीजें पता है किस तरह वारदात कर। अब इसको पछाने के अंदर मौलवी निकलेगा अंदर से। नहीं, अब जैसे वारदात की है ना इसने, अब इसको ये गली में गया और इसे उतारा और टोपी पहन ली। अगर आप छीना हुआ मोबाइल भी हो तो आप ये पता नहीं लगेगा यार ये तो मौलाना। और अभी मुझे भी कंफ्यूजन हुई थी जब पहले ये टोपी में आया था और फिर दोबारा देखा। जैकेट भी उल्टी पहन लेते हैं लोग, जैकेट उल्टी कर लेते हैं। अच्छा, डबल वाली जैकेट कर लेते हैं कि किसी को पता नहीं लगेगा, जब उल्टी कर लेते हैं इससे आदमी बिल्कुल पता नहीं लगेगा असल मसला दहर जिसको बोलो ना वो है। सुन्नत रसूल को देख के यार कोई चुप हो जाता है कि भाई मौलवी साहब अब दोनों अब आप उल्टी देखें, जैकेट देखें, आप ये टोपी पहना दे, आप क्या आप देखें, ये टोपी पहनी, अब आप इसको देखें और ये जैकेट पहनी। डकैती में मुलव्वस मुल्जिमान बफर जोन के इलाके में सुबह और शाम भेस बदल कर डकैतियां करता रहा। इस मासूम चेहरे के पीछे एक घिनौना मुल्जिम छुपा बैठा है। ये कोई आम उसका है प्रोफेशनल। एक तरफ इसका कैसा माशाल्लाह नूरानी चेहरा है, उसके ऊपर ये इंग्लिश नकाब लगाता है। कहाँ से खरीदी टोपी?
ये मैडम रास्ते में मिली थी। ये आप देखो, ये 9mm है इसकी। ये 9mm आम मोड रहेगा। ये है 9mm। ये बहुत चैंपियन आदमी लगता है। अभी इसको हमने इतना नहीं किया इस पिक्चर में। इसका लुक और इसकी जो अपने आप को कवर करने का है, उससे कितना ये वो है। अच्छा, ये अकेला पकड़ा गया? अकेला वारदातें भी अकेले करता होगा? बहुत ज़्यादा करता है। हमें शरीना मार्केट के पास बड़ी, ठीक है, एक ही बंदा आता है, वारदात करके भाग जाता है। अच्छा। अक्सर दाढ़ी वाला बफर जोन 15A B1 2 3 में वहाँ पर दाढ़ी है, सुबह आ रहा है, शाम को आ रहा है, एक ही बंदा दाढ़ी वाला आ रहा है। अभी तो मैंने शाख अच्छा, रिसेंटली तो बैंक भी एक बंदे ने लूटा है। वही ऐसे ही है। अच्छा, इसको ऐसी रैंडमली वो किस तरह जाए वारदात पे पकड़ा है या ऐसे? जाए वारदात पे पकड़ा है, रेडेंट पकड़ा है इसको हमने। सर मैं तो पेट्रोल गाड़ी खत्म हो गया था। बेटा उसी को रेडेंट कहते हैं। पिस्टल लगा कर ये जो जिस कोने में धारी कुदरत ने पकड़वाया है इसको कुदरत ने पकड़वाया है। ये एक जरूरत की कड़ी कम हो गई आज ये SHO साहब की मदद से। मैं जो है वो इंशाल्लाह जब भी कभी आज़ाद हूँ, अल्लाह ने मुझे एक मौका और दिया, तो ये अजान हो रही है, मैं आई कांट डू दिस नेक्स्ट टाइम। उन्होंने जो है पुलिस से रब्ता नहीं, उन्होंने CPLC से रब्ता किया। अच्छा। CPLC से रब्ता किया। CPLC ने फिर हमारे साथ मिलके ज्वाइंट हम लोगों ने टीम बना के हम लोगों ने इस पर काम किया। आपको मिलवाएंगे एक ऐसे शख्स से जो कुरान का हाफिज और इंग्लिश लिटरेचर में मास्टर्स है। दुश्वार तालीम और आसान पेशा भत्ताखोरी का। 1 साल के अंदर तकरीबन 12 से 14 लाख रुपए भत्ता वसूल करता रहा, स्कूलों, प्राइवेट इदारों और फैक्ट्रियों से। आजकल का दौर ये हो गया है कि इंसान पढ़ा लिखा हो, डिग्री याफ्ता हो और उसके पास अगर मुलाजमत ना हो तो वो गलत किस्म के कामों में लग जाता है। एक ऐसे ही केस हमारे साथ है। एक पढ़ा लिखा शख्स जिसने मास्टर्स किया है इंग्लिश लिटरेचर में, उसको मुलाजमत नहीं मिली तो उसने शुरू कर दी भत्ताखोरी। और आप यकीन नहीं करेंगे कि तकरीबन 11 महीने के अंदर इसने 13-14 लाख रुपए भत्ते के एवज जो हैं वो कमा लिए। कैसे हुआ ये, कैसे ये शातिर इंसान पकड़ा गया? तो इनके पास इतना दिमाग था, लेकिन इन्होंने अपना दिमाग कंस्ट्रक्टिव वे में नहीं यूज़ किया, अपने आप को बर्बाद करने में यूज़ किया। क्या नाम है आपका? सैयद आमिर हुसैन। आमिर, आप की फैमिली है? जी। कौन कौन है फैमिली में? माँ बाप हैं, भाई बहन। अच्छा, आपने कब किया था मास्टर्स? 2012 में। उसके बाद मुतादिद जगह जॉब पे ट्राई की, मगर कोई रिस्पॉन्स नहीं। अच्छा, तो आपने कुछ भी नहीं किया सिरे से? नहीं, मैंने कहीं बहुत जगह नौकरी की कोशिश की, लेकिन कहीं नौकरी। छोटी मोटी मुलाजमत जैसे कि आप ट्यूशन पढ़ा सकते थे कहीं? जी, मैंने कई जगह पढ़ाई भी है, ट्यूशन पढ़ाई मुतादिद जगह। अच्छा। गुजारा किया अपना, लेकिन घर में बीमारी। और क्या बीमारी? मेरे वालिदैन। तो वालिदैन का करने वाला, आपने बताया कि वालिद खुद भी काम करते हैं। हाँ, लेकिन गुजारा नहीं होता था। फिर बस तो फिर मैं इसी गलत लाइन पर इसीलिए आ गया। कैसे आए आप इस गलत लाइन पे? बस दिमाग में सोच आ गई कि इस तरह मिल जाता है पैसों के सामने। तो क्या किया आपने? कुछ नहीं, भत्ता मांगा बस। कैसे, किससे? मुख्तलिफ लोगों से, कराची में मुख्तलिफ प्राइवेट इदारों से। प्राइवेट इदारों से आप मांगते रहे? मैं तो समझ रही थी इंडिविजुअल्स को आप कॉल करते थे, उनको धमकियां देते थे। कैसे आप काम करते थे? इंडिविजुअल्स को किसी को धमकी नहीं दी, बस किसी भी कंपनी में मैनेजर को फ़ोन करके कहा करते थे। क्या कहा करते थे? कि हमें भत्ता चाहिए, कह दिया करते थे ठीक है। किस तरीके से कहा करते थे आप? कि यही आजकल हालात ख़राब हैं, आप भी भत्ता दीजिए। आप इतनी तमीज़ से बात करते हैं, मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि जब आप किसी को कॉल करते होंगे तो वो आपकी बात कैसे मानता होगा, भत्ता कैसे दे देता होगा? नहीं, कभी ऐसा नहीं हुआ कोई किसी तरीके का टॉर्चर या हिरासमेंट करना पड़े। आपने कभी नहीं किया? धमकियां भी नहीं दी? कभी। तो लोग बेवकूफ़ थे कि आपको ये 14 लाख रुपए की रकम 11 महीने के अंदर आपको सौंप दी। बस ये तो उनके ऊपर है मेरा, मुझे तो मैंने। अच्छा बताएं, कौन कौन सी कंपनी से आपने भत्ता लिया?
मुझे कुछ कंफर्म नहीं है, मैं तो अखबार में जो है वो नोट कर लिया करता था, अखबार से नंबर, फिर उनको फ़ोन कर दिया करता था। अखबार से? अखबार में कौन से कॉलम से आप नंबर नोट करते थे? जिसमें इश्तहार आता है ज़रूरत है का। कितना भत्ता सबसे पहले आपने मांगा? 25,000 30,000। स्कूल्स को भी आपने नहीं छोड़ा, प्राइवेट कंपनीज को भी नहीं आपने छोड़ा। कौन कौन से स्कूल थे? स्कूल्स वाले तो आजकल इतने परेशान नजर आते हैं अपनी सिक्योरिटी को लेके कि वो आए दिन बच्चों की जानों की हिफाजत के लिए अपनी अपने सिक्योरिटी कितनी वो कर देते हैं, तो आपने उनको भी हिरासा किया? नहीं मैडम, हिरासा नहीं किया, बस फ़ोन करके कहा कि भत्ता दें वरना आप तो हालात देख ही रहे हैं। हाँ। तो उन्होंने जो है वो देख लिया डर के मारे। अच्छा, सबसे पहला भत्ता आपने 25,000 रुपये लिया, तो लेने कौन गया? मैं खुद गया। आपको हैंड ओवर किसने किया? बस कोई अपना कहते थे हम बाहर, ऊपर देखो भाई, हम बाहर मैनेजर को भेज रहे हैं, अपने कैशियर को भेज रहे हैं, उससे आप ले लीजिए, वो दे। और फ़ोन कहाँ से करते थे? एक मोबाइल नंबर से। किसके मोबाइल नंबर से? जब सिमें जो है बगैर उसके मिला करती थी शनाख्ती कार्ड के। हाँ। जब से एक सिम ली थी, अच्छा, तो सिम लगा के उसी एक सिम से आपने सबसे भत्ते लिए हैं? अच्छा, कभी किसी एक केस में ऐसा हुआ है कि जिससे आपने भत्ता मांगा, उन्होंने कहा कि हम भत्ता नहीं देंगे और उन्होंने आपकी कॉल इग्नोर कर दी हो, कुछ ऐसा हुआ? कई मरतबा ऐसा हुआ। क्या होता था? बस फिर उसके बाद फिर मैंने उस जगह कॉल नहीं की दोबारा। जो एक दफ़ा में डर जाता था उससे आप ले लेते थे? जी बस। अच्छा, रकम कितने दिन में रिकवर हो जाती थी? एक ही दिन में। तो सारी कंपनीज और सारे स्कूल्स के नाम बताइए। एक प्राइवेट स्कूल है नॉर्थ नाजमाबाद में के नाम से। अच्छा, वहाँ से भी लिया। अच्छा, एक अच्छा, स्कूल्स वाले कैसे भेजते थे भत्ता? वो भी कहते थे स्कूल्स के बाहर गेट के ऊपर हम चौकीदार को दे देते हैं, आप आके ले जाइए। तो आप चौकीदार तक आते थे, पैसे लेते थे, चले जाते थे? तो कभी दिल में खौफ हुआ? घर वालों ने पूछा ये पैसा आ कहाँ से रहा अचानक घर बैठे? जी, मैंने उनको यही बताया कि मैंने ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया। मुल्जिम हाई क्लास प्रिंट मीडिया का क्राइम रिपोर्टर बनकर इस पेशे में टिकना सका। अखबार में इश्तहार आया था, हाँ, कि हाई क्लास न्यूज़ इस्लामाबाद को कराची से जो है वो क्राइम रिपोर्टर्स की ज़रूरत है। ओके। तो मैंने रब्ता किया, ये ऑफिस क़य्यूमाबाद पे वाक़ है। अच्छा अच्छा। वहाँ रब्ता किया, उन्होंने फिर मुझे अपॉइंट कर लिया। अपॉइंट ऐसे ही कर लिया? जी हाँ, उन्होंने। आपको तनख्वाह देते थे? तनख्वाह वो बस ये कहते थे कि कमीशन पर हैं, जब आपको इश्तहार देंगे तो उसमें से कमीशन। अभी तुम्हारी फर्दर क्या प्लानिंग्स थी, क्या तुमने प्लान बना के रखा हुआ था? कुछ भी नहीं, कि बस जैसे ही अब मैं जो है वो इंशाल्लाह जब भी कभी आज़ाद हूँ, अल्लाह ने मुझे एक मौका और दिया, तो ये अजान हो रही है, मैं आई कांट डू दिस नेक्स्ट टाइम, नो रियली, बिल्कुल नहीं, कि ये एंड है, ये एंड है, एंड ये है इसका, अब कभी ज़िंदगी में नहीं। आपकी फैमिली को पता है, आपके पेरेंट्स को पता है? जी हाँ, दे आर वेरी अपसेट। माई मदर इज़ सो ओल्ड एज, शी इज़ इन ट्रबल बिहाफ ऑफ मी। अच्छा, एक कंपनी से सबसे ज़्यादा कितना भत्ता लिया है? 30,000। और कितनी दफ़ा लिया है? 8 से 10 मरतबा। और वो कौन सी कंपनी थी? प्राइवेट कंपनी है, केमिकल कंपनी। अच्छा, तुम्हारी जो प्लानिंग होती थी, क्या तुम उसको किसी से डिस्कस करते थे, घर में बताते थे? नहीं। आप सच बोल रहे हैं? मैं रियली ट्रू, आई एम सेइंग ट्रू, दिस इज़ नॉट फॉल्स। अच्छा, तो आपने कितने रुपए कमाए, आपने क्या बताया था? 11 से 12 लाख। वो पैसे कहाँ हैं? मुख्तलिफ कामों में खर्च हुए हैं मैडम। अच्छा, तो किन किन एरिया से आपने भत्ता कलेक्ट किया है? कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया, मुख्तलिफ प्राइवेट कंपनीज। आप खुद किस इलाके में रहते थे? नाज़माबाद। तो कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया आप भत्ता कलेक्ट करने किस चीज़ पे जाते थे? मोटरसाइकिल। अच्छा, गौस साहब हमारे साथ यहाँ पे SIU से मौजूद हैं। बहुत सारे ऐसे मीडिया ग्रुप्स बन गए हैं जो कि फेक हैं। अब जिस तरह से इसने एक जगह का नाम बताया, तो क्या पता वो सब मिलके इसके साथ काम करवाते होंगे, तो क्या इन्वेस्टिगेशन उनके ऊपर भी हुई है? बिल्कुल हुई है। उनके ब्यूरो चीफ हैं, उसको भी लेकर आए थे, उनसे मालूमात की, जिस पे उन्होंने बताया कि हमें नहीं मालूम कि हम क्राइम रिपोर्टर हैं, हम कमीशन पे रखते हैं, हमें कोई एडवर्टाइजमेंट ला के दो। ओके। तो हम आपको इस अच्छा, इसकी अपनी इन्वॉल्वमेंट उनको नहीं पता थी? उनको नहीं पता थी, बिल्कुल भी नहीं पता थी उनको। अच्छा, तो ये पकड़ा कैसे गया, ट्रेस कैसे हुआ ये? असल में ये जो लोग थे कराची एक्सरे वाले, इनसे शुरुआत हुई। अच्छा, कराची एक्सरे, यानी इसने लेबोरेटरीज को भी नहीं छोड़ा, यानी ये हॉस्पिटल तक पहुंच जाता। अच्छा, नाम जानबूझ के नहीं ले रहा ये। जी बिल्कुल।
कराची एक्सरे उस पे एफआईआर कटी जी। उन्होंने जो है पुलिस से रब्ता नहीं, उन्होंने सीपीएलसी से रब्ता किया। अच्छा। सीपीएलसी से रब्ता किया, सीपीएलसी ने फिर हमारे साथ मिलके ज्वाइंट हम लोगों ने एक टीम बना के हम लोगों ने इस पर काम किया। सबसे ज़्यादा वर्किंग जो है ना वो सीपीएलसी ईस्ट। अच्छा, तो आप लोगों ने फ़ोन नंबर से इसको ट्रेस किया, सिम से ट्रेस किया? सीपीएलसी ने सारा काम वर्क किया इसके ऊपर। ओके। सारा टेक्निकली जो वर्क है वो सारा उन्होंने किया। फिर ट्रैपिंग प्लान बनाया। ट्रैपिंग प्लान बनाने के बाद जो है ना पुलिस ने अपनी कार्रवाई की है, तो जिस पे ये गिरफ्तार हुआ है। अच्छा, इसको फिर किस तरीके से ट्रैप किया गया? क्योंकि फ़ोन का तो ये है ना, ये कह रहा है कि मेरे नाम पे रजिस्टर्ड सिम थी नहीं। बिल्कुल नहीं थी, और वैसे भी जो यूज़ कर रहा था उससे कई लोगों को हमें बाद में उसी से हमें पता चला कि जैसे किन किन लोगों से किया है ये। अच्छा। क्योंकि ज़्यादातर पीटीसीएल नंबरों पे ये फ़ोन करता था, तो उन पीटीसीएल नंबरों से हमें जो है 8 लोग डिटेक्ट हुए जिनसे ये भत्ता मांगा है। क्या ऐसा कोई सीन है कि कंप्लेनेंट पीछे हो रहे हैं? अभी भी बहुत हुए हैं अभी तक, यानी हमने जिनसे रब्ता किया है उन्होंने सिर्फ रिपोर्ट लिखाई है, एफआईआर नहीं कराई है। तो फिर तो ये कानून के हाथ से निकल सकता है। एक तो किया हुआ है कराची एक्सरे वाले ने, तो सीपीएलसी ने तो है उनको उतना कन्विंस किया तो उन्होंने एफआईआर कटाई। एफआईआर कटाई जिसमें ये गिरफ्तार हुआ। अच्छा। अभी फर्दर चल रही है इसमें। इससे रिकवर नहीं करवाएंगे वो पैसा? नहीं, पैसे तो कोई भी रिकवर इससे नहीं हुआ, क्योंकि जब हम इसके घर पे भी इसकी चीज़ें हमने देखी तो उस वक्त भी इसके पास कोई पैसा नहीं था, और दूसरी बात ये है ना इसके पास कोई गाड़ी नहीं। अच्छा, इसको गिरफ्तार घर से ही किया था? नहीं, घर पे हमने जाके जब इसकी चीज़ें हमने देखी ना कि इसके पास क्या क्या चीज़ें वहाँ पे और मज़ीद निकलेंगी, क्योंकि ये बता रहा मैं ट्यूशन भी पढ़ाता हूँ और इस तरीके से हम वहाँ गए इसके घर पे, सारी वहाँ डिटेल देख कर आए, तो जहाँ ये रह रहा था इसके सामान को चेक किया कि वहाँ कोई और मज़ीद सिमें निकले, क्योंकि ये चीज़ें तो ये जो सिमें इसके पास से बरामद हुई थी वो तो थी इसके पास, ठीक है, और मज़ीद क्या चीज़ है वहाँ पे, तो वहाँ से फ़ोन निकलता, हम फ़ोन के ऊपर ही ज़्यादातर हम कार्रवाई करते हैं और फ़ोन ही इन्वेस्टिगेशन में हमारे काम आता है। अच्छा, जो इसकी फैमिली थी उसका कोई रिएक्शन था? आप लोगों ने उनसे पूछा? क्या पता उनको पता हो ये पता ही नहीं था बिल्कुल कि क्या कर रहा है बाहर जाके, कुछ नहीं, उनको बिल्कुल नहीं। प्रोग्राम आपने देखा और आपने ये देखा कि कितने नए नए तरीक़ों से हमारे नौजवान जराइम की वारदातें कर रहे हैं और अपने दिमाग को कंस्ट्रक्टिव वे में यूज़ नहीं कर रहे हैं बल्कि डिस्ट्रक्टिव वे में यूज़ कर रहे हैं, और डिस्ट्रक्शन भी अपना यानी अपना ही नुकसान कर रहे हैं। और ये इन लोगों की खुशफहमी होती है कि हम जराइम की वारदातें करेंगे और कानून की गिरफ्त से बच निकलेंगे, लेकिन इससे होता बिल्कुल बरअक्स है, क्योंकि एक ना एक दिन आपकी पकड़ ज़रूर हो जाती है, और जब एक दफ़ा पकड़ हो जाए और एक दफ़ा आपका जराइम की वारदात में क्रिमिनल रिकॉर्ड में आप आ जाएं, तो आप कहीं पे भी नेक्स्ट टाइम कभी जेल से निकलने के बाद भी नौकरी की भी तलाश करेंगे तो सबसे पहले आपसे यही सवाल किया जाएगा कि क्या आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है, और अगर होगा तो आपको प्रायोरिटी मुलाजमत की नहीं दी जाएगी। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका फ्यूचर सिक्योर रहे, आप अपना मुस्तकबिल संवार सकें, अपने वालिदैन के लिए कुछ कर सकें, इस मुल्क की बेहतरी के लिए कुछ कर सकें, तो प्लीज़ ऐसी सोहबत से दूर रहिए। और अगर आप देखें कि कहीं क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हो भी रही हैं तो अपने आप को उस चीज़ से बचाइए और लोगों को भी इस बारे में अवेयर कीजिए। इस हफ्ते के लिए इतना ही। कैसा लगा आपका प्रोग्राम आप हमें इंटरनेट के थ्रू बता सकते हैं। अवाम की आवाज़ की टीम और मैं सिद्दीक को दीजिए इजाज़त। आवाज़ उठाइए, इनकलाब लाइए।